आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा बेस थ्योरम, क्लास 12th प्रोबेबिलिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्शन डी में इससे क्वेश्चन बनता है। बेस थ्योरम है क्या? कुछ बहुत हमने बेस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो जो बेस थ्योरम है उसका जो मान ले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए इक्वल्स होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई, और डिनोमिनेटर में है टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। यानी अब ये ई आई है क्या, ई आई जैसे हमें E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आई के प्लेस में 2 आएगा, यानी E2 अपॉन ए। अगर हमने E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये आएगा E1 अपॉन ए। तो हमारा जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है बेस थ्योरम। डिफरेंस हमने पिछले वीडियो में टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में समझा था, एक बार फिर से समझा रहा हूँ सेम एग्जांपल के साथ कि यानी हमारे पास दो अगर कोई मेन चीज़ें हैं जैसे ए और बी, दो बॉक्स हैं, दो कंपार्टमेंट हैं या दो स्कूल हैं, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे सपोज करिए कि वाइट बॉल्स हैं और कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, वाइट बॉल्स हैं और कुछ ब्लैक बॉल्स हैं। तो अगर हमने इस ए यानी इस ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो बेस थ्योरम से मिलेगी, और अगर हमने इसके अंदर वाइट बॉल या ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी से मिलेगी। रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर की चीज़ यानी व्हाइट या ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना मींस टोटल प्रोबेबिलिटी, और इस बैग की, बैग ए या बैग बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना मींस बेस थ्योरम। ठीक है, तो बेस थ्योरम के लिए जो फॉर्मूला है वो साइड में लिखा हुआ है, उसको आप समझ सकते हैं। फॉर्मूला आपको बहुत इजीली याद भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ फॉर्मूला नहीं है। अब इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो एग्जाम्पल से ही हम इसको समझ पाएंगे। 3 या 4 एग्जाम्पल हम इस वीडियो में करेंगे, और कैसे हम स्टार्ट करते हैं देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है ये आप लोग समझना एक बार। क्वेश्चन हमारे पास है इन अ बोल्ट फैक्ट्री, एक बोल्ट फैक्ट्री हमारे पास। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% ऑफ बोल्ट्स। यानी जो ए और बी और सी मशीन्स के द्वारा जो बोल्ट्स हमारे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो 25%, 35% और 40% हो रहे हैं। ऑफ देयर आउटपुट्स, उनके जो आउटपुट हैं मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी के, मशीन ए के आउटपुट्स का 5% क्या है, डिफेक्टिव है, 4% डिफेक्टिव है और 2% सी का क्या है, डिफेक्टिव है। अब बोल्ट इज ऑन रैंडम। अब हमारे पास ए बी और सी के कुछ बोल्ट्स क्या हुए रखे हुए हैं, उनमें से हमने एक बोल्ट क्या किया, सेलेक्ट किया। वो बोल्ट सेलेक्ट करने के बाद वो बोल्ट हमारा क्या हो रहा है, फ्रॉम द प्रोडक्ट इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अगर वो बोल्ट हमारा क्या फाउंड हो रहा है, डिफेक्टिव फाउंड हो रहा है। देखो ये कंडीशन बन गई यहाँ पे, बोल्ट क्या हो रहा है, डिफेक्टिव है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। ठीक है, अब देखो इवेंट्स कैसे कैसे इवेंट्स बनते हैं, सॉल्यूशन से आते हैं। एक बार आप समझना कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखो एक इवेंट बनाया हमने E1, इवेंट क्या बनाऊंगा कि जो बोल्ट है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है किससे, ए मशीन से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बोल्ट मैन्युफैक्चर्स बाय मशीन ए, यानी जो ए मशीन है उससे जो बोल्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो क्या होगा, E1। E2 ले लेते हैं, E2 क्या होगा, सेम बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी, यानी बी से जो बोल्ट मैन्युफैक्चर होगा वो क्या होगा, E2 इवेंट होगा। और E3 का मीनिंग क्या होगा, बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन सी। ठीक है ना, तो ये हमारे 3 इवेंट है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। पहला कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, पहला बैग, दूसरा बैग, तीसरा बैग, सेम ऐसे ही आएगा। मशीन ए वाले एक कंपार्टमेंट समझ लो, बी वाले सेकंड कंपार्टमेंट समझ लो, सी वाले थर्ड कंपार्टमेंट समझ लो, या बैग समझ लो, बात एक ही है। देन एक यहाँ पे ऐसा इवेंट होगा बेस थ्योरम में जो हो गया है, जो क्या होगा, डन, यानी हो चुका होगा, एक ऐसा इवेंट बनेगा यहाँ पे। क्या है फिर, फाउंड टू बी डिफेक्टिव, यानी हमने एक बोल्ट सेलेक्ट किया और वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो ये क्या होगा, सेलेक्टेड बोल्ट इज डिफेक्टिव, यानी जो बोल्ट हमने सेलेक्ट किया है वो हमारा क्या है, डिफेक्टिव होगा। यानी ए इवेंट हमारा क्या होगा, बोल्ट इज डिफेक्टिव हो गया। अब समझना, जो पिछली टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी उसमें क्या होता था, हमें ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती थी। बोलेगा कि अगर हमने एक बोल्ट सेलेक्ट किया तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। यहाँ पे होगा कि हमने एक बोल्ट सेलेक्ट कर लिया है और वो डिफेक्टिव है,
तो ये फाइंड करना है हमने, क्या फाइंड करना है हमने कि जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन बी से मैन्युफैक्चर हुआ है। मीन्स कि हमने इस E2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले हमें ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती थी, अगर हमने इस ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी तो है ये है टोटल प्रोबेबिलिटी, और अगर हमने इन E1, E2 और E3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये है बेस थ्योरम। ठीक है ना। फॉर्मूले पे आते हैं, देखो हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखो हम E1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं भैया, क्या होगा PE1। देखो यहाँ पे तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं एक को शॉर्टकट में लिखता हूँ। PE1 का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग PE1 का मीनिंग क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट which मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। जो मशीन ए से क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, यानी हम अगर एक बोल्ट सेलेक्ट करते हैं वो मशीन ए से मैन्युफैक्चर हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी PE1। तो PE1 की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भैया, देखो सीधे सीधे दिया 25% उसके मैन्युफैक्चर का रेशियो है, तो हमें 25% मिल रहा है, तो सीधे सीधे इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगी और 25 अपॉन क्या आ जाएगी 100। देन हम फाइंड करेंगे PE2, तो यहाँ पे भी आप लोग लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टिवली दे रही है 35% बोले तो 35 अपॉन 100। ऐसे हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाल लेंगे E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, वो कितना गिवन है हमें 40 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ठीक है ना। देखो इस फॉर्मूले में हमें PE1 चाहिए था, PE2 चाहिए था, PE3 चाहिए था, तो हमने ये तो आ गया हमारे पास। देखो अब हमने क्या फाइंड करना है, A अपॉन E1। देखो A अपॉन E1 का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 में फाइंड करके देता हूँ। A अपॉन E1 क्या होता है भैया, समझो A मैंने क्या बोला था, जो अपॉन में होता है वो हो गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताया ना, जैसे A अपॉन B का मीनिंग क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज हैपेंड, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज हैपेंड। अब A का मतलब क्या है, A का मतलब सेलेक्टेड बोल्ट क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव, कब, जब वो E1 से मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, तो उसने लिखा तो है मैन्युफैक्चर आउटपुट्स में से 5% मशीन A के डिफेक्टिव है, 4% मशीन B के डिफेक्टिव है, 2% मशीन C के डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी जब E1 से हमारा क्या हो रहा है, वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 5 अपॉन 100, 5%। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, इसका मीनिंग क्या हो गया, डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी जो E2 से मैन्युफैक्चर हो रहा है, कितना गिवन है 4%, बोले तो 4 अपॉन 100। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट व्हेन E3 बोले तो व्हेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन C, वो कितना है रिस्पेक्टिवली 2%, बोले तो 2 अपॉन 100। ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज क्या हो चुकी हैं, फाइंड हो चुकी हैं। यानी हमने क्या क्या फाइंड करना था, E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी, E3 की प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये E2 है देन इट इज़ E3, मिसप्रिंट था, E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी और E3 की प्रोबेबिलिटी, ये हमने फाइंड कर लिया, A अपॉन E1, A अपॉन E2, A अपॉन E3, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। आप देखते हैं करना क्या हमने, अब हमने जो फाइंड करना है, थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये आप लोग नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और ये नोट हो जाएगा। देखो हमने फाइंड करनी है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी फाइंड करनी है हमने, बी से मैन्युफैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी, जब हमारा बोल्ट क्या डिफेक्टिव, यानी हमने E अपॉन A फाइंड करना होता है, हमने B से डिफेक्टिव था, B वाले को हमने क्या लिया था E2 और अपॉन में क्या A, मतलब हमारा बोल्ट डिफेक्टिव सेलेक्ट हुआ है, अपॉन वाला क्या होता है हो गया है, और E2 मतलब मैन्युफैक्चर्ड है बाय B से, यानी हमारे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक मिनट, हाँ E2 अपॉन A का मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A, ये तो हमारा हो जाएगा A अपॉन E1। जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन B। प्रोबेबिलिटी हमने E2 की फाइंड करनी है, E2 का मतलब है मैन्युफैक्चर्ड बाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन, किस मशीन से मैन्युफैक्चर होना है उसने, बाय मशीन B, व्हेन देखो व्हेन ये हो गया है A मीनिंग हो व्हेन सेलेक्टेड बोल्ट इज डिफेक्टिव, व्हेन सेलेक्टेड बोल्ट
इज डिफेक्टिव। जब सेलेक्टेड बोल्ड हमारा क्या है, डिफेक्टिव है। अगर ये हमारा है तो हम क्या फाइंड करेंगे, देखो इसके लिए हमारी क्या अप्लाई होगी, बेस थ्योरम अप्लाई होगी। इसको भी मैं इरेज कर ले रहा हूँ, ये आप लोग याद रखेंगे कि कितना था। देखो देन हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी E2 अपॉन ए, उसके लिए फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग बनाओ। देखो E1 EI अपॉन ए था, तो यहाँ EI अपॉन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 और अपॉन ए टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। वैल्यू पुट करते हैं, देखो वैल्यू पुट क्या करते हैं, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास आई थी कितनी, 35 अपॉन 100 और इनटू में कितना आ जाएगा, ए अपॉन E2 हमारा कितना था, 4 अपॉन 100 होल अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी कितना, E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 25 अपॉन 100 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 कितना था, 5 अपॉन 100, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना था हमारे पास, 35 अपॉन 100 और इनटू इसके डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी थी रिस्पेक्टिव में, 4 अपॉन 100 प्लस E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 40 अपॉन 100 और इनटू में कितना आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा इसका 2 अपॉन 100। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला इरेज कर दे रहा हूँ, ये वैल्यू पुट कर दिए हैं। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 100 आएगा, सबके डिनोमिनेटर में 100 आएगा, तो ये 100 इस 100 को क्या कर, दोनों 100 को क्या कर देगा, कैंसिल। तो न्यूमरेटर में बचेगा 35 इंटू कितना हो जाएगा, 4 होल अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 100 और 100 यहाँ सारे 2 100 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 25 5 जाए कितना हो जाएगा, 125 प्लस 35 4 जा 4 5 जा 20 20 का आ जाएगा 2 4 जा 12 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 140 देन 42 जा 80। ठीक है, 35 4 जा कितना हो जा रहा था, 140। ये ऐड कर लेते कितना हो जाएगा, देखो 140 प्लस 80 220 में 120 ऐड करूँगा तो कितना, 220 20 240 240 345। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से कैंसिल, 5 2 जा 10 5 8 जा 40 कितना, 5 6 जा 30 5 9 जा 45। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 28/69। तो हमारा इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 28/69। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिपीट करेंगे, देन आपको ये समझ में आ जाएगा। एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा ही आपको दिक्कत होगी, थोड़ा सा बोर्ड में भी है कि लिखने के लिए इतना सारा नहीं हो पा रहा है स्पेस। अब हम फिर से एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप लोग। देखो क्वेश्चन है, ये भी CBSE 2004-2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज़ 2 प्लांट्स। क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, क्वेश्चन सेकंड क्या है, अ कंपनी हैज़ 2 प्लांट्स। एक कंपनी के पास हमारे क्या है, 2 प्लांट्स हैं, टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स, टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स। एक कंपनी क्या है हमारी, वो स्कूटर मैन्युफैक्चर कर रही है। प्लांट फर्स्ट मैन्युफैक्चर्स, जो प्लांट फर्स्ट है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है 70% ऑफ द स्कूटर्स, 70% ऑफ द स्कूटर्स। ठीक है, जो प्लांट फर्स्ट है वो 70% मैन्युफैक्चर कर रहा है, एंड प्लांट सेकेंड 30%। शॉर्ट में लिखते हैं एंड प्लांट सेकेंड 30%। ठीक है, जो प्लांट सेकेंड है वो 30% मैन्युफैक्चर कर रहा है। एट प्लांट फर्स्ट, जो हमारा प्लांट फर्स्ट है, एट प्लांट फर्स्ट 80% ऑफ स्कूटर्स आर रेटेड टू स्टैंडर्ड क्वालिटी। 80% ऑफ स्कूटर्स आर ऑफ स्टैंडर्ड
क्वालिटी, यानी जो हमारे 80% स्कूटर्स हैं प्लांट ए से बनने वाले, वो क्या है हमारे स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। एंड 90% ऑफ स्कूटर्स ऑफ बी ऑफ प्लांट सेकेंड आर रेटेड एज स्टैंडर्ड क्वालिटी। शॉर्टकट में SQ लिख लेता हूँ, वो क्या है स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। देन अ स्कूटर इज चूजन एट रैंडम, अ स्कूटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक स्कूटर को हम क्या कर रहे हैं सेलेक्ट कर रहे हैं एट रैंडम एंड फाउंड टू बी स्टैंडर्ड, एंड फाउंड टू बी स्टैंडर्ड, और वो हमें क्या मिला, वो हमें क्या मिल रहा है स्टैंडर्ड मिल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट it has come from plant second, that it has come from प्लांट सेकेंड। देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको समझ में आ गया। देखो हमारे पास दो प्लांट हैं, प्लांट फर्स्ट और प्लांट सेकेंड। प्लांट जो फर्स्ट है वो 70% स्कूटर्स को बना रहा है, जो प्लांट सेकेंड है वो हमारा 30% स्कूटर्स को बना रहा है। जो प्लांट फर्स्ट के हैं 80% स्कूटर जो प्लांट फर्स्ट के बन रहे हैं वो हमारे कैसे हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, और जो 90% ऑफ स्कूटर्स हैं प्लांट सेकेंड के वो क्या हमारे स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। अब हमने बने हुए स्कूटर्स में से एक स्कूटर सेलेक्ट किया और वो कैसा निकलता है स्टैंडर्ड क्वालिटी के। मैंने बोला था कि एक ऐसा इवेंट आएगा जो हो गया होगा, तो अ स्कूटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाउंड टू बी स्टैंडर्ड। देखो सेलेक्टेड स्कूटर जो हमारा वो क्या है स्टैंडर्ड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम प्लांट सेकेंड, हमने प्लांट सेकेंड से आने की प्रोबेबिलिटी क्या करनी है फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है भैया, एक चीज हो गई है और तब हमने किसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 100% बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए कि कैसे अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखो लेट इवन हम क्या करेंगे, स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट फर्स्ट, जो प्लांट फर्स्ट से स्कूटर बने हैं उनको हम E1 से शो करते हैं। E2 का मतलब हो गया स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट सेकेंड, तो प्लांट सेकेंड से बने हुए स्कूटर्स को हमने E2 से डिनोट कर दिया। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, E1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट फर्स्ट दिया है भैया सीधे 70%, परसेंट मीन्स होता है 70/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हम यहीं पे निकालने वाले हैं, वो कितना हो जाएगा, कितना दिया है 30/100 गिवन है वो हमें, ठीक है। अब हम एक इवेंट ए हो गया है वो फाइंड करते हैं। ए क्या हो गया, जो हो गया है सेलेक्टेड स्कूटर इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्कूटर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी ए क्या हमारा जो स्कूटर है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का सिलेक्ट हो रखा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, अब देखो ए हमने मिल गया, ए मिलने के बाद हमें क्या चाहिए होता है A/E1 और A/E2, तो हम A/E1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फाइंड करते हैं A/E1, A/E1 का मतलब ए स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर E1 से, E1 का मतलब हो गया प्लांट फर्स्ट से, यानी हमने सेलेक्टेड स्कूटर हमारा क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो प्लांट फर्स्ट से बना है। ऐसे कितने हैं फिर 80% हैं आगे, तो 80 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम A/E2 फाइंड करते हैं तो इसका मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर E2 यानी सेकेंड प्लांट से वो कितना परसेंट है 90% है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90/100। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी भैया, ए की नहीं, किसकी E2 की, यानी जो सेलेक्टेड स्कूटर है वो प्लांट सेकंड से बन के आया है, मींस E2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो E2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कब करनी है, जब सेलेक्टेड स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, और स्टैंडर्ड क्वालिटी को हम क्या लिखेंगे ए, यानी सेकेंड प्लांट से स्कूटर के मैन्युफैक्चर की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए जो डन हो गया है, ए मींस सेलेक्टेड स्कूटर हमारा क्या आ गया स्टैंडर्ड क्वालिटी का आ गया। फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के लिए निकालना है तो E2 इंटू PA/E2 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 इंटू PA/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इक्वल टू E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी भैया
30/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितनी थी 90/100 अपॉन में E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 70/100 इंटू PA/E1 कितना था 80/100 प्लस सेम यही 30/100 इंटू 90/100 दोनों 100 हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे 30 इंटू 90 बचा कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 साथ में 2 0 अपॉन में देखो 80 इंटू 70 8 7 जा 56 2 0 प्लस 9 3 जा 27 के साथ 2 0 कितना आ जाएगा एक वसु में 2700 अपॉन ऐड कर लो कितना 2 0 तो लास्ट में लग जाएंगे 7 + 6 13 का 1 5 + 2 7 + 1 8 2 0 कैंसिल हो गए कितना आ जाएगा 27/83 क्या कैंसिल होता है नहीं होता है तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 27/83 हमारा इसका क्या होगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन अगर आप कंसेप्ट समझ जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ठीक है ना।